नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 16 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों बड़ी खबर, तालिबान से घबराया पाकिस्तान। जी हाँ, आपको बता दें तालिबान ने अब पाकिस्तान की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पूरे अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद आतंकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है तालिबान। बड़ी खबर निकल के आ रही है, घबराए पाकिस्तान ने बंद कर दिया अपना सीमा। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों साथ देने वाले हजारों अफगान आखिर कहां जाएंगे? अमेरिका के सामने खड़ी हुई चुनौती, अपनी प्लानिंग बदलने पर कर रहा है विचार। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों अफगानिस्तान में बिगड़े हालात, विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात क्या तालिबान मानेगा? जी हां, बातचीत करने की तैयारी कर रहे विदेश मंत्री। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे एससीओ मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात किया है एस जयशंकर ने। कहा एलएसी विवाद लंबा खिंचने से रिश्ते प्रभावित होंगे। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच दाढ़ी काटने, स्मोकिंग पर तालिबान का नया फरमान आया है, तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। जहाँ पर अफगानिस्तान की सरकार ने भारत से मांगी है मदद, वो भी आपको बताएंगे। इस बीच मुस्लिम देशों ने फलस्तीन को दिया झटका, इजराइल में खोल दिया अपना दूतावास, तो एक एक करके जानेंगे। पीएम मोदी ने काशी में रुद्राक्ष सेंटर की सौगात समेत 1500 करोड़ रुपए परियोजनाओं की दी है सौगात। सीएम योगी को बताया फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री, तो एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से भी लड़ने में सक्षम होगा और देश की विदेश नीति चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब भी मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल तालिबान, बड़ा फैसला, तालिबान से घबराया पाकिस्तान। तालिबान पूरे अफगानिस्तान में कब्जा करने के बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया कदम। पाक ने बंद की अफगान वाली सीमा। जी हां, दरअसल पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत से सटी अफगानिस्तान की सीमा के रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों द्वारा महत्वपूर्ण स्पिन बोल्डक क्रॉसिंग पर कब्जा जमाने की रिपोर्ट पर पाकिस्तान ने एक कदम उठाया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी है। दरअसल चमन के सहायक आयुक्त आरिफ काकर ने मीडिया से इस बात की पुष्टि की है कि अफगानिस्तान से सटे चमन बॉर्डर पर मैत्री द्वार रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस बीच एपी की खबर के मुताबिक तालिबान ने बुधवार को पाकिस्तान से सटे अहम रणनीतिक बिंदु स्पिन बोल्डक पर अपना नियंत्रण होने की घोषणा की। दरअसल माजरा ये है कि लगातार तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी एक दूसरे के साथ मिलकर अब एक तरीके से हम कह सकते हैं परीक्षण कर रहे हैं, साथ में युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान को टेंशन ये बढ़ रही है कि जो लड़ाके पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर सकते हैं, वो एक न एक दिन पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर धीरे धीरे पाकिस्तान में भी कदम बढ़ा सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को इस बात का डर है क्योंकि पाकिस्तान से सटे सीमाई इलाकों में बड़े पैमाने पे तालिबानी कब्जा करते चले जा रहे हैं और तालिबानियों का जो जमावड़ा है वो पाकिस्तान से सटे सीमा पे बढ़ता चला जा रहा है, जिस वजह से निगरानी सुरक्षा बढ़ाते हुए पाकिस्तान ने अपने भारी भरकम सैनिकों को अफगान से सटी सीमाओं पर लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब पाकिस्तान पर ये उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान पूरे अफगान को अपने कब्जे में लेने के बाद जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ भी बढ़ेगा और पाकिस्तान में पहले से ही बड़े पैमाने पर तालिबानी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब समझिए वो ट्रेनिंग लेने के बाद कहाँ जाएंगे, तो पाकिस्तान भी एक दिन तालिबानों का ही एक तरीके से तालिबानों के चंगुल में फंसने वाला है। ये भविष्य की रणनीति धीरे धीरे तालिबान की दिखने लगी है, जिससे इमरान खान अब पूरी तरीके से डरा हुआ है। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान समेत तमाम जगहों पर दहशत तालिबानियों को लेकर अमेरिका पलट सकता है अपना फैसला। जी हाँ, आखिर क्या करे अफगानों का चाल। अफगानिस्तान में लगातार 2 दशकों पर जिन अफगानिस्तानियों ने अमेरिकी सैनिकों की मदद की, उन्हें तालिबान के कहर से सुरक्षित निकालना अब अमेरिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले हफ्ते ही ऐलान कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में उनका मिलिट्री ऑपरेशन 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा। बुधवार को बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिकी सेना की मदद करने वाले अफगानिस्तानियों को सुरक्षित निकालने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इसके लिए विशेष अप्रवासी वीज़ा की दरकार है, जिसमें समय लगेगा और ये अफगानिस्तान छोड़कर जाने वाले अफगानियों की संख्या हजारों में है। दरअसल व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन शॉकी ने अमेरिकी सैनिकों की मदद करने वाले अफगानिस्तानियों वहां से सुरक्षित निकाले जाने के बारे में कहा गया है और ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि साहसी लोग हैं और ये हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों में उनकी ओर से निभाई गई भूमिका को हम
पहचानने और उन्हें महत्व दें। तो ये अपने आप में अमेरिका का नया प्लान है कि जिन्होंने अमेरिकी सैनिकों की मदद की थी उन्हें वापस भी निकाला जा सकता है। अब अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान में हालात बेकाबू, सरकार ने मांगा भारत से मदद। जी हाँ, तालिबान से जंग को लेकर भारत की मदद चाहिए। दरअसल अफगानिस्तान से अमेरिका के और नाटो सैनिकों के वापस लौटने के बाद युद्धग्रस्त क्षेत्र में अराजकता की स्थिति बेहद पैदा हो गई है। तालिबान का दावा है कि उसने अफगानिस्तान के 80% हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान अफगानिस्तान से स्टेक होल्डर के तौर पर अपनी मौजूदगी स्थापित करने के लिए तमाम देशों से संपर्क भी कर रहा है। तालिबान ये बताने की कोशिश में है कि वो 20 पहले जैसा वैसा नहीं रहा है, बदल चुका है। पाकिस्तान भी तालिबान को अफगान सरकार में साझेदार बनाए जाने की हिमायत करता रहा है। इसी बीच देश में शांति स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान के नेता तालिबान से दोहा में वार्ता करने वाले हैं। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इन वार्ताकारों में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी शामिल हैं। लेकिन अफगानिस्तान ने कहा है कि अगर तालिबान के साथ वार्ता विफल रहती है तो भारत की सैन्य सहायता मांग सकते हैं। भारत में तैनात अफगानिस्तान के राजदूत ने भारत की मदद की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट है, निकल के आई है। हालांकि अब आपको बता दें, भारत की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो स्पष्ट है कि भारत सीधे तौर पर सैन्य मदद नहीं देगा, सैन्य प्रशिक्षण देगा, हथियारों को देगा, लेकिन सीधे तौर पर सैनिकों को नहीं भेजेगा अफगानिस्तान। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों एससीओ मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, कहा एलएसी विवाद लंबा खींचने से रिश्ते प्रभावित होंगे। दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। जी हाँ, बड़ी खबर, काफ़ी लंबे समय बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे तजाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक से अलग चाइना के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर चर्चा की है। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा है कि एलएसी विवाद लंबा खींचने से दोनों रिश्तों के प्रभावित हो रहे हैं। बैठक में दोनों तरफ से इस बात पर सहमति जताई गई है कि जल्द ही वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की बैठक आयोजित की जाएगी। दोनों ने एलएसी की मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथ ही भारत चीन संबंधों को लेकर भी बातचीत की गई है। विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है और यह स्पष्ट रूप से रिश्ते को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा, इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना 1988 से संबंधों के विकास का आधार रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पर एससीओ मीटिंग के बीच चीन के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की बात हुई है और एलएसी को लेकर। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, ड्रैगन की नई चाल का खुलासा, एलएसी के पास चीन बना रहा कंक्रीट के स्थायी सैन्य शिविर। जी हाँ, दरअसल एक तरफ चीन भारत से विवाद को लेकर बात कर रहा है तो दूसरी तरफ वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की एक और चाल का खुलासा हुआ है जिसमें पता चला है कि चीन एलएसी के बेहद ही करीब अपनी सेना के लिए स्थायी सैन्य शिविर बना रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन नाकुला और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास कंक्रीट के सैन्य शिविर बना रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चीन एक बार फिर से घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों ने एनआईए को बताया है कि चीन उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में नाकुला क्षेत्र के दूसरी तरफ चीनी क्षेत्र के अंदर एलएसी में कुछ किलोमीटर की दूरी पर सैन्य शिविर बना रहा है। ये जगह उस क्षेत्र में कुछ मिनटों की दूरी पर है जहाँ पे पिछले साल और इस साल जनवरी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराहट हुई थी। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों यूपी को दहलाने की साजिश, कानपुर के आफाक और लईक ने आतंकियों को दिया असलहा, पूछताछ में बड़ा खुलासा। जी हाँ, अलकायदा के आतंकियों को असलहा मुहैया कराए जाने में कानपुर कनेक्शन का बुधवार को मुहर लग गई। लखनऊ में एटीएस के हत्थे चढ़े शकील ने पूछताछ में खुलासा कर दिया है कि कानपुर के आफाक और लईक के ने आतंकियों को असलहा उपलब्ध कराया था। इसमें शकील ने बिचौलिए की भूमिका भी निभाई थी। लईक को हिरासत में लेकर एसटीएफ ने पूछताछ की है। इसके बाद आपको बता दें, आफाक की तलाश में दबिशें भी दी जा रही हैं। सूत्र के मुताबिक दोनों चमनगंज इलाके के रहने वाले हैं। लखनऊ के गिरफ्तार आतंकी मिनहाज और मुशीर ने पूछताछ में कानपुर के चमनगंज इलाके में पिस्टल और चाकू खरीदने की बात को भी कबूली है। अमर उजाला में खुलासा हुआ है कि लखनऊ निवासी शकील ने चमनगंज इलाके के रहने वाले अपने परिचितों से असलहों का सौदा भी किया था। तो ये अब आप समझिए, बुधवार को एटीएस ने लखनऊ में शकील को गिरफ्तार किया। तब खुलासा हुआ कि चमनगंज निवासी आफाक और लईक से
मुशीर व मिनहाक को असलहा दिलाया था। सूत्रों के मुताबिक लईक भी ATS की हिरासत में है और उसने पूछताछ जारी की है। तो ये खुलासा अब आप समझिए ये हालत हो चुकी है। अगली अपडेट, मुस्लिम देश ने फ़लस्तीन को दिया झटका, इजराइल में खोला अपना दूतावास। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात ने बुधवार को औपचारिक रूप से इजराइल में अपना दूतावास खोल दिया। दोनों देशों ने पिछले साल ही अपने राजनयिक संबंधों को स्थापित करने की घोषणा की। UAE पहला खाड़ी देश है जिसने इजराइल में दूतावास खोल दिया है। दोनों देशों एक दूसरे के यहाँ दूतावास खोलने के लिए इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि फ़लस्तीन पर हमले को लेकर दुनिया भर के इस्लामिक देश इजराइल के खिलाफ लामबंद हो गए थे और संयुक्त सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव भी लेकर आए थे। हालांकि इस्लामिक देशों के संगठन OIC में फ़लस्तीन इजराइल के मुद्दे पर मतभेद भी उभरने सामने आए हैं। इनमें भी अहम बात यह थी कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन जैसे मुस्लिम देशों ने इजराइल के प्रति नरम रुख अपना लिया है, जिसे लेकर बाकी मुस्लिम देशों ने इन इस्लामिक देशों को खरी खोटी भी सुना दी है। बहरहाल, समारोह में बोलते हुए इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरगोग ने कहा है कि दूतावास का उद्घाटन मध्य पूर्व के लिए शांति होगी। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पोखरण, समझिए पोखरण सैन्य शिविर में जासूसी का मामला निकल के ISIS के लिए करता था जासूसी। पोखरण आर्मी बेस कैंप में सब्जी सप्लाई करने वाले 34 साल को एक शख्स ने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि व्यक्ति सेना के एक कर्मी से पैसे के बदले संवेदनशील सूचनाएं लेता था और फिर उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS को मुहैया कराता था। अधिकारियों ने बुधवार को बताया है कि हबीब खान राजस्थान के बीकानेर जिले का रहने वाला है और इसे मंगलवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम ने पोखरण से खुफिया जानकारी के आधार पर हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि उसके पास पिछले कुछ सालों में पोखरण में सेना के बेस कैंप समेत कई जानकारियां इकट्ठा थी और जिसे वो ISIS को मुहैया कराया था। अब आप समझिए, किसी खान या पठान को अगर आप सब्जी वाला भी बनाते हैं तो ज़रा समझ के। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, काशी को रुद्राक्ष सेंटर की सौगात, PM मोदी बोले हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। कोरोना काल में करीब 8 महीने बाद PM मोदी का वाराणसी दौरा हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने काशी पे करीब 1500 करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात दी, जिसमें बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार दोपहर को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की और ये कन्वेंशन सेंटर जापान की सहायता से तैयार किया गया, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BHU का दौरा भी किया। PM मोदी ने यहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 100 बेड्स के चाइल्ड हेल्थ विंग की शुरुआत की। यहां पर PM ने निरीक्षण भी किया है। CM योगी पर जमकर तारीफ की। PM मोदी ने कहा है कि फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ ने मुहर लगा दी है अपने कामकाजों से कि फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। काशी को PM मोदी ने लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं की सौगात दी है और उनमें से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है अपने आप में महत्व है और जापान को लेकर भी PM मोदी ने बड़ी बातें कही। इसके साथ ही UP चुनाव में UP सरकार में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं बल्कि विकासवाद से अब चल रही सरकार को एक तरीके से CM योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बंगाल हिंसा, NHRC ने हाई कोर्ट में पेश की रिपोर्ट। राज्य में कानून का शासन नहीं, शासक का कानून है। जी हाँ, दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर अपनी रिपोर्ट कोलकाता उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत की है। इसमें कहा है कि राज्य में हिंसक घटनाओं में पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति राज्य सरकार की भयावह उदासीनता है। राज्य में कानून का शासन नहीं चलता बल्कि शासक का कानून चल रहा है। हिंसा के मामले की राज्य सरकार से बाहर या CBI से जांच कराई जानी चाहिए। आयोग ने कहा है कि ये मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों द्वारा की गई प्रतिशोधात्मक हिंसा थी। इसके परिणामस्वरूप हजारों लोगों ने जीवन और आजीविका में बाधा उत्पन्न की गई और उनका आर्थिक रूप से गला घोट दिया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 13 जुलाई को पेश की थी। बंगाल चुनाव रिपोर्ट की बातें हैं कि बंगाल चुनाव में हिंसा की बात जांच CBI से करानी चाहिए। हत्या और दुष्कर्म जैसी गंभीर अपराधों की जांच होनी चाहिए। बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा ये दिखाती है कि पीड़ितों की दुर्दशा को लेकर राज्य की सरकार ने भयानक तरीके से उदासीनता दिखाई। तीसरी जो बातें कही गई कि हिंसा के मामले से जाहिर होता है कि ये सत्ताधारी पार्टी के समर्थन से हुआ है। चौथी बड़ी बात ये उन लोगों ने बदला लेने के लिए किए गए जिन्होंने चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी को समर्थन दिया। पांचवी बड़ी बात, राज्य सरकार के कुछ अंग और अधिकारी हिंसा की इन घटनाओं पे मूक दर्शक बने रहे, यानी एक तरीके से हिंसा को प्रमोट किया है ममता सरकार ने। अगले अपडेट, फैसला, यूपी में DJ पर लगी रोक हटी, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा।
यूपी में फिर से डीजे बच सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को यूपी में डीजे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। 20 अगस्त 2019 में हाईकोर्ट ने डीजे पर प्रतिबंध लगाते हुए डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है, ये अप्रिय व खिन्न करने वाला होता है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया। पीठ ने कहा है कि एक निजी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता और हाईकोर्ट ने प्रभावित पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया था। ये हालत हो चुकी है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।